हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नदी प्रवाहित जल के कार्य एवं उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि नदी, यानी कि जो नदी है तो नदी कैसी बहती हुई है, ठीक है, हमेशा कैसे है, कार्यरत है, हमेशा वो बहती रहती है, ठीक है। तो नदी कैसी प्रवाहित जल है, तो प्रवाहित जल के कार्य क्या होते हैं और इनसे किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ इनसे उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से अब देखिए नदी है तो नदी तो बह रही है, अब इसमें उत्पन्न स्थलाकृतियाँ कैसे उत्पन्न होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अपर्दन के जरिए क्या होगा, नदियों से कैसे होगा, नदियों के द्वारा अपर्दन होगा और उसी अपर्दन के जरिए क्या होगा, किसी स्थलाकृति का निर्माण होगा, या तो अपर्दन के द्वारा होगा या निक्षेपण के द्वारा होगा, ठीक है। तो नदियों से किस प्रकार से स्थलाकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, तो स्थलाकृतियों का निर्माण होने का एक ही रीज़न है, एक तो अपर्दन और दूसरा निक्षेपण। एक अपर्दन की वजह से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और दूसरा निक्षेपण के वजह से निर्माण होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं सामान्य परिचय, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि नदी प्रवाहित जल का जो कार्य है, उससे जो स्थलाकृति उत्पन्न होती है तो उसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। तो देखिए, जब बहता जल एक निश्चित रूप में ऊंचाई से निचले ढाल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होता है तो उसे नदी या सरिता कहते हैं, ठीक है। देखिए, नदी की डेफिनेशन क्या है, नदी की परिभाषा, ऐसे तो नदी हम सब जानते हैं कि नदी किस प्रकार से बह रही है। नदी बोलने के बाद, नदी सुनकर ही हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि एक पतला सा रास्ता होगा जिसमें टेढ़े मेढ़े से होकर के जो है वहाँ पर से क्या जल प्रवाहित होती होगी। तो हमारे माइंड में इस टाइप का कुछ इमेज क्रिएट होता है, ठीक है। नदियों का प्रवाह क्यों होता है, तो नदियों का प्रवाह हमेशा ढलान में होता है, ठीक है। जिस साइड पे नदियों को ढाल मिलेगा उसी साइड पे नदियों का प्रवाह होगा, ठीक है। तो देखिए, अब प्रवाह क्यों होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। तो अब देखिए, नदी को सरिता भी कहते हैं, नदी कहिए या सरिता कहिए बात बराबर है, ठीक है। तो सरिता लड़की का भी नाम होता है, उसको लड़की नहीं है, ये नदी है, ठीक है। तो नदी या सरिता, तो जब बहता जल एक निश्चित रूप में ऊंचाई से निचले ढाल पर, कोई ऊंचाई वाला स्थान, ठीक है, ऊंचाई मानते यहाँ पर कोई पठार है, ठीक है, तो यहाँ पर से किसी नदी का उद्गम हो रहा, तो ये क्षेत्र कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है, तभी नदी का प्रवाह इधर होगा, ठीक है। तो जब बहता जल एक निश्चित रूप में ऊंचाई से निचले ढाल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहते हैं, नदी या सरिता कहते हैं। किसी क्षेत्र में बहने वाली नदियों तथा उनके सहायकों के क्रम को अपवाह तंत्र या प्रणाली कहते हैं। अब देखिए, अपवाह तंत्र या फिर अपवाह प्रणाली किसे कहते हैं, तो कोई भी क्षेत्र में जो नदियां बह रही हैं, ठीक है, और जो उनकी सहायक नदियां, सहायक नदी कहते हैं जो उसमें आकर मिलती है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक मेन नदी हो गई, ठीक है। अब इस पर जो सहायक नदियां, कुछ नदी इधर से आके मिल रही, कुछ नदी इधर से आके मिल रही, कुछ इधर से आकर मिल रही, ठीक है। तो जो भी ये जो नदियां, इस मेन नदी में जो छोटी छोटी नदियां जो आकर के मिलती है, तो उन छोटी नदियों को क्या कहते हैं, सहायक नदी, क्या कहते हैं, सहायक नदी। और इन सब को मिला करके एक साथ हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली कहते हैं, ठीक है। सहायक नदियों और जो मेन नदी जो होती है उन सबको मिला करके हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली। किसी बड़ी नदी में गिरने वाली लघु सरिता को सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। विभिन्न नदियों के अपवाह बेसिनों को पृथक करने वाली उच्च भूमियां जल विभाजक कहलाती है। कोई भी अलग अलग नदी है, ठीक है, उसका जो अपवाह बेसिन है, यानी कि जहाँ से अपवाह हो रहा है, उसको जो चीज़ अलग करती है, ठीक है, जो स्थान, जो भूमि, जो उच्च भूमि उसको अलग करती है, उसे क्या कहते हैं, जल विभाजक, ठीक है। यानी कि जहाँ से अपवाह का विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, जल विभाजक। जिस मार्ग में नदी प्रवाहित होती है उसे नदी घाटी कहते हैं। जिस मार्ग में, ठीक है, जैसे ये सीधी अगर ये सीधी नदी प्रवाहित हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हो गई नदी घाटी, ठीक है। नदी के मार्ग को ही क्या कहते हैं, नदी घाटी कहते हैं।
पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन कारक नदी को माना जाता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो अपरदन कारक माना जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा अपरदन होता है, तो वो क्या है? नदी है, नदी को माना जाता है। जिस नदी में प्राय वर्ष भर जल मिलता है तो उसका अपना स्वतंत्र नदी बेसिन होता है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जो भी नदी है, ठीक है। तो जिस नदी में, कुछ नदियाँ कैसी होती है कि बरसात जब आता है, ठीक है, बरसात जब आती है, जैसे कि वर्षा ऋतु, ठीक है, जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय पे बारिश की वजह से उसमें पानी रहता है, ठीक है। बारिश का पानी कुछ नदियों में बहता है, जैसे कि आप झारखंड में देखेंगे तो झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वो सब कैसी हैं? तो मानसूनी नदी उन्हें कहते हैं, ठीक है, जिनमें मानसून के समय में पानी मिलता है। तो अब देखिए, जो गंगा है, यमुना है, गोदावरी, तो ये मानसूनी नदी नहीं है, इनमें वर्ष भर, ठीक है, साल भर इसमें पानी रहता है, ठीक है। तो पानी रहने की वजह से क्या होता है? इनका अपना एक स्वतंत्र नदी बेसिन बन जाता है, ठीक है। जो नदियां वर्ष भर बहती हैं उसे नित्यवाही कहते हैं। अब देखिए, जो नदी वर्ष भर बहती है, कुछ नदियां क्या होती है कि गर्मी के सीजन में, गर्मी के टाइम पर सूख जाती है, लेकिन जो नदी वर्ष भर बहती है, पूरे साल बहती है, उसे क्या कहते हैं? नित्यवाही कहते हैं। जिनमें थोड़े समय के लिए जल मिलता है उसे मौसमी या अनित्यवाही कहते हैं, ठीक है। जिनमें जो नदियां मौसमी होती हैं उन्हें मानसूनी होती है, ठीक है, उससे मौसमी नदी कहते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु के समय बहुत सारी नदियां ऐसी होती है जो प्रवाहित होने लगती है, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आता है तो वो नदियां क्या होती है? सूख जाती है। तो वैसी नदियों को क्या कहते हैं? अनित्यवाही या फिर मौसमी नदी। मरुस्थलीय एवं शुष्क प्राय प्रदेशों में नदियां कुछ दिन या कभी कभी कुछ घंटे ही बह पाती हैं। ऐसी नदियों को अल्पकालिक सरिताएं या फिर नाले कहते हैं, ठीक है। अब जैसे जो मरुस्थलीय प्रदेश है या फिर कोई शुष्क प्रदेश है, तो वहाँ क्या होता है कि नदियाँ या तो कुछ दिन ही प्रवाहित होती है, जैसे कि वर्षा हुई, ठीक है, तो वर्षा होने के बाद वो क्या होती है? कुछ दिन ही बह पाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कुछ घंटे ही बह पाती हैं, ठीक है। तो उसको, उस तरह की नदी को क्या कहते हैं? अल्पकालिक सरिताएं कहते हैं, अल्पकालिक नदियां, या फिर नाले कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, नदियों का क्या होता है कि नदियां 3 प्रकार का कार्य करती है, ठीक है। नदियां कितनी प्रकार की कार्य करती है? 3 प्रकार की, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिकल कार्य या फिर त्रिपथ कार्य, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? त्रिकल कार्य या फिर त्रिपथ कार्य। इसे इंग्लिश में कहते हैं 3 फेज वर्क या फिर 3 वे वर्क, ठीक है। 3 फेज वर्क या फिर 3 वे वर्क, ठीक है। उसमें इस त्रिकार्य या फिर त्रिपथ कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं? सबसे पहले अपरदन करती है, दूसरा परिवहन करती है, और तीसरा क्या करती है? निक्षेपण करती है। अपरदन करेंगे, ठीक है, किसी भी चट्टान का अपरदन करी, या फिर मानते हैं किसी मिट्टी का अपरदन करी। अपरदन करने के बाद क्या करेगी कि उस मिट्टी को अपने साथ बहा करके ले जाएगी, तो उस मिट्टी का क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है। अब उस मिट्टी को जिस स्थान पर छोड़ेगी, तो उस स्थान पर जहां पर उस मिट्टी को छोड़ रही है नदी, तो उसे हम क्या कहेंगे? निक्षेपण, ठीक है। तो 3 प्रकार के कार्य करती, 3 कार्य करती है, ठीक है। भूतल पर समतल स्थापना का कार्य जो है वो 3 प्रकार से करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिकल कार्य कहते हैं, जिसमें आता है सबसे पहला कार्य करती है अपरदन करने का, दूसरा कार्य करती है परिवहन करने का, और तीसरा कार्य क्या करती है? निक्षेपण करने का, ठीक है। एक तो होता है अपरदन का सिद्धांत, ठीक है। अपरदन, नदी अपरदन का भी कुछ सिद्धांत होता है, ठीक है। तो जिसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, बस इतना कि नदी अपरदन के सिद्धांत में क्या होता है कि नदी में भार की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसके द्वारा अपरदन भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। हालांकि अगर रियलिटी हम अगर देखें तो जितनी भी नदी होती है उसमें अधिकतम भार ग्रहण करने और उसे ढोने की एक निश्चित सीमा होती है, ठीक है। इस सीमा से ज़्यादा भार होने पर उस नदी का परिवहन करने में मतलब असमर्थ हो जाती है वो नदी जो है। जो भी चीज़ है, ठीक है, मानते कोई पत्थर है तो पत्थर जो है वो ज़्यादा भारी अगर हो जा रहा है तो उसका परिवहन नहीं कर पाती है नदी, ठीक है। उसको उसी स्थान पर छोड़कर नदी जो है वो आगे बह जाती है। अगर वो चट्टान जो है या पत्थर जो है वो कमज़ोर होगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको अगर वो चट्टान जो है वो कमज़ोर होगा तो वो टूट जाएगा।
अगर मजबूत होगा अगर, तो वो नहीं टूटेगा, वो वहीं पर टिका हुआ रहेगा। अगर टूट गया तो फिर उसका अपर्दन होने लगेगा, अपर्दन के पश्चात क्या होगा, परिवहन होगा, परिवहन के बाद उसी चट्टान का या उसी पत्थर का क्या होगा, निक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या है कि नदी में अवसाद भार के अभाव में अपर्दन कम होता है। नदी में जो भी अवसाद होते हैं, ठीक है, उसके भार में जब अभाव आता है, ठीक है, कमी आती है, ठीक है, तो अपर्दन में भी कमी हो जाती है। अधिकतम अवसाद, ठीक है, अवसाद बोलते हैं जो भी नदियों के द्वारा लाया जाता है, मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गया, बालू हो गया, ठीक है, जो भी चीज लाई जा रही है, बहाई जा रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो अवसाद का भार भी अपर्दन कम होता है। ठीक है, अवसाद का भार अगर ज्यादा होगा तो अपर्दन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और इन दो अवस्थाओं के बीच की दशा में अपर्दन बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अवसाद का भार जो है वो कम नहीं, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा भी नहीं हो, बहुत कम भी नहीं है, तो वहां पे अपर्दन क्या होती है कि बहुत ज्यादा होती है। इस अवस्था के पहले अपर्दन बढ़ता है और उसके बाद अपर्दन घटता है। ठीक है, इसे अपर्दन का सामान्य सिद्धांत कहते हैं। तो ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि अपर्दन शक्ति क्या होती है, नदी के वेग के समानुपातिक होती है। ठीक है, नदी का वेग जो होता है वो 2 गुना अगर कर दिया जाए तो उसमें अपर्दन की शक्ति क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो नदी जितनी तेजी से नदी प्रवाहित होगी उतनी तेजी से अपर्दन कार्य होगा। ठीक है, ये अपर्दन का सिद्धांत है। अब देखिए अपर्दन का कार्य क्या है। तो नदी सर्व प्रमुख कार्य भूपटल का अपर्दन का, नदी का सर्व प्रमुख कार्य क्या है कि भूपटल का अपर्दन करना। शैली सबरी के अनुसार, शैली सबरी कौन, एक विद्वान है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि नदी के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य स्थल का सागर तक ले जाया जाना है। स्थल का सागर तक ले जाया जाने का मतलब हुआ कि जो भी चीजें नदी अपर्दित कर रही तो वो क्या स्थल का ही भाग है, तो उन सब को अपने साथ बहाकर कहाँ ले जाती है, तो सागर में ले जाती है। दूसरा कि वो स्थल को सागर से जोड़ देती है। नदियां अपर्दन का कार्य 2 रूपों में करती हैं। नदी का जल घाटी की तली तथा किनारे को काटता है। घाटी किसे कहते हैं, नदी के मार्ग को कहते हैं। तो नदी के मार्ग में पहला तो किनारे को काटती है और दूसरा तली को काटती है। जैसे कि ये नदी है, ठीक है, तो ये नदी घाटी हो गई, तो पहला अपर्दन कहाँ करेगी, ये इस साइड पे इधर काटना शुरू करेगी। ठीक है, ये किनारे को, और दूसरा कहाँ, इसके नीचे में। ठीक है, तो एक तो गहराई भी होती जाती है, अगर नीचे में तली में अगर अपर्दन हो रहा है तो घाटी की गहराई बढ़ेगी, अगर किनारे में अपर्दन हो रहा है तो नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर तली में अपर्दन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि लंबवत अपर्दन हो रहा है, अगर घाटी के किनारे में अपर्दन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि क्षैतिज अपर्दन हो रहा है। ठीक है, दूसरे नदी के साथ सम्मिलित पदार्थ भी अपर्दन का कार्य करती है। दूसरे नदी के साथ जो भी पदार्थ सम्मिलित होते हैं वो भी अपर्दन का कार्य करते हैं। अब नदी अपर्दन के रूप, नदी अपर्दन के कितने रूप हैं, तो देखिए बेसिकली तो नदी अपर्दन के 4 रूप होते हैं। एक होता है अपघर्षण, ठीक है, या नहीं, पहला होता है आपका घोली घर्षण या फिर संचारण कहते हैं। दूसरा होता है आपका अपघर्षण, फिर तीसरा होता है आपका सनी घर्षण और चौथा होता है जलगति क्रिया। ठीक है, तो नदी जो है वो 4 रूप में अपर्दन का कार्य करती है। ठीक है, नदी के अपर्दन के 4 रूप हैं। कौन कौन से हैं, तो घोलीकरण या फिर जिसको संचारण भी कहते हैं, दूसरा होता है अपघर्षण, तीसरा होता है सनी घर्षण और चौथा क्या होता है, जलगति क्रिया। तो देखिए पहला कि घोलीकरण या संचारण किसे कहते हैं, तो नदी के बहते हुए जल के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर शैल से अलग हो जाते हैं तथा जल के साथ मिल जाते हैं। कार्बोनेशन की क्रिया द्वारा चट्टान का अधिकांश घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर नदी में बहने लगता है। ठीक है, ये नदी लिखा हुआ है, नदी में बहने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि घोलीकरण में जो भी चट्टान है, तो जब वो जल के संपर्क में आती है तो चट्टान का कुछ ऐसा पदार्थ होता है कि जो घुल सकता है। ठीक है, बोलिए तो आप, वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, जो नदी में आसानी से घुल सकता है, तो वैसा शैल जो होता है वो चट्टान से अलग हो जाता है और फिर जल के साथ मिलकर वो
आगे चला जाता है। उसके बाद बोली कि कार्बोनेशन की क्रिया होती है और उसमें कि चट्टान का जो अधिकांश घुलनशील तत्व होता है उनसे अलग होकर के नदी में बहने, जब कार्बोनेशन की क्रिया होती है तो चट्टान का जितना अधिकांश भाग जो कि घुलनशील तत्व है, ठीक है, चट्टान का अधिकांश जो घुलनशील तत्व होता है वो चट्टान से अलग होकर के नदी में बहने लगता है। इसे हम क्या कहते हैं, घोलीकरण या संक्षारण, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा आता है हमारा अपघर्षण, कि अपघर्षण किसे कहते हैं, कोरेशन और अब्रेशन। तो देखिए अपघर्षण क्या होता है, नदी के साथ कंकड़ पत्थर आदि भी नदी के भार के रूप में चलते हैं। नदी का भार क्या हुआ, कंकड़ पत्थर या जो भी अवसाद आ जाएंगे नदी में उसे क्या कहते हैं, नदी का भार कहते हैं। तो नदी के भार के रूप में और क्या क्या चीज चलते हैं, तो कंकड़ भी चलते हैं, पत्थर भी चलते हैं। इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण तथा टूट फूट की क्रिया को अपघर्षण की क्रिया कहते हैं। गोलाश्म कंकड़ पत्थर के टुकड़े नदी की घाटी में लंबवत तथा क्षैतिज कटाव करते हैं, इन्हें अपघर्षण कहते हैं। ये तरुणावस्था में सबसे अधिक होता है। अब देखिए कि अपघर्षण किसे कहते हैं, नदी के साथ और क्या क्या चीजें, नदी का भार किसे कहते हैं, तो जो भी कंकड़ पत्थर नदी के साथ बहती हैं उन्हें क्या कहते हैं, नदी का भार कहते हैं। तो ये कंकड़ पत्थर जब नदी में जो भी पत्थर है, ठीक है, या मिट्टी है, तो इन कंकड़ पत्थर के द्वारा उनका जो भी चट्टान है या मिट्टी है, ठीक है, जो नदी के मार्ग में आ रही है, तो जब इन कंकड़ और पत्थरों के द्वारा उनका अपरदन होता है घर्षण की वजह से, और जब वो टूट फूट कर नदी के साथ बहने लगते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, अपघर्षण की क्रिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस कंकड़ और पत्थर की वजह से क्या होता है कि नदी घाटी में एक तो लंबवत अपरदन होता है और दूसरा क्षैतिज अपरदन भी होता है, ठीक है। अब देखिए लंबवत अपरदन किसे, लंबवत अपरदन होगी तो घाटी यानी कि जो नदी का मार्ग है उसमें गहराई आएगी, ठीक है, और क्षैतिज अपरदन होगा तो उसमें क्या होगा कि नदी घाटी में चौड़ाई आएगी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए 3 नंबर कि सनी घर्षण किसे कहते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसको समझना भी थोड़ा, समझने में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, टॉपिक बड़ा है, बट इजी है, ठीक है, बड़ा है लेकिन इजी है, समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अब मैं तो यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप खुद के लैंग्वेज में ही नोट्स बनाया करें, ठीक है। खुद जितना हम खुद के लैंग्वेज में समझ सकते हैं ना, हम दूसरों के नोट्स को उतना अच्छे से नहीं समझ सकते। हम जब खुद से लिखते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं कि हमें कब कहाँ पर हमने किस चीज़ के लिए किस वर्ड को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें खुद के नोट्स में याद रहती है। और जैसे कि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आपके पास तो इतना नोट्स करने का टाइम है नहीं, तो इन चीज़ों को आप समझते जाइए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालिए, ठीक है। आप उन चीज़ों को रिवीजन करिए, याद करिए, ठीक है। अब देखिए ये सनी घर्षण क्या होता है, तो कंकड़ पत्थर के टुकड़े घर्षण के समय आपस में भी टकराते हैं, टक्कर खाते हैं, ठीक है, जिससे उनमें टूट फूट होती रहती है। इस तरह टुकड़ों की आपस में रगड़ तथा घर्षण द्वारा टूटने की क्रिया को सनी घर्षण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब कंकड़ दूसरों का अपरदन कर रहे तो ये क्या होंगे, आपस में भी टकराएंगे। वो कहते हैं ना, दूसरों में जो लड़ाई लगवाता है खुद में भी लड़ाई होती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, दूसरों से लड़ रहे हैं। अब दूसरों से लड़ने के चक्कर में खुद में भी तो लड़ाई होगी ना, तो खुद में भी लड़ाई हो रही है। जो कंकड़ पत्थर है ये खुद में भी लड़ रहे हैं, और लड़ने के बाद क्या है, टूट रहे हैं, ठीक है। लड़ने के बाद किसी का अच्छा ही नहीं होता है, हमेशा नुकसान ही होता है। तो इन कंकड़ पत्थरों का भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये भी टूट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंकड़ पत्थर है ये खुद में भी टकराते हैं आपस में, जब दूसरों का अपरदन करते हैं, ठीक है, घर्षण करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि इनमें भी आपस में भी टक्कर होता है। टक्कर होने के बाद क्या होता है कि इनमें टूट फूट होते रहती है, और फिर घर्षण के वजह से रगड़ खाते हैं, और ये टुकड़े जब टूट गए हैं तो इनका अपरदन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सन्नी घर्षण कहते हैं, ठीक है। आपस में इन्हीं कंकड़ पत्थर का आपस में टूटना फूटना, ठीक है, आपस में टकरा कर टूटने को हम क्या कहते हैं, सन्नी घर्षण कहते हैं।
अब देखिए जल गति क्रिया क्या होती है। तो बिना कंकड़ पत्थर आदि की सहायता के तथा बिना रासायनिक क्रिया के जल यांत्रिक ढंग से मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के कणों को धक्के द्वारा ढीला तथा कमजोर बनाकर उन्हें चट्टान से अलग करके अपने साथ लेकर बहता। अब जल गति क्रिया क्या होती है, इतना तो हमने क्या देखा कि कंकड़ पत्थर की सहायता से क्या हो रहा था, उनमें टूट फूट की क्रिया हो रही थी। लेकिन जल गति क्रिया में क्या होती है कि इनमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं होता, बल्कि जो नदी में जो जल प्रवाहित होती है, तो जब उसके रास्ते में कहीं पर कोई चट्टान आ गया, ठीक है, मानते यहाँ पर इस तरह से नदी बह रही, ठीक है, और यहाँ पर कोई चट्टान आ गया। अब यहाँ से जब जल प्रवाहित हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इस चट्टान में ये जो जल है, नदी का जो जल है नदी का, तो इस चट्टान में ये क्या करेगा, धक्का देगा, ठीक है, जोर लगाएगा। तो इस धक्के की वजह से अब इस चट्टान में जब पानी का जोर बार बार पड़ता है तो ये चट्टान क्या होती है कि एक टाइम पर कमजोर पड़ जाती है। कमजोर पड़ने के बाद क्या होती है, वो टूट जाती है, और फिर टूटने के बाद ये पानी जो होता है, नदी जो होता है, वो इसे अपने साथ बहाकर ले जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं जल गति क्रिया। अब देखिए आधार तल किसे कहते हैं। आधार तल क्या होता है, तो प्रत्येक नदी के लंबवत अपर्दन की एक अंतिम सीमा होती है जिसके बाद पुनः अपर्दन संभव नहीं हो सकता। इस सीमा को नदी का आधार तल कहते हैं। जितनी भी नदियां होती हैं तो जब उनमें लंबवत अपर्दन होता है तो उनकी एक अंतिम सीमा होती है। जब उस सीमा में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद फिर उनमें अपर्दन नहीं होता है, ठीक है। और जब अपर्दन नहीं होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, आधार तल कहते हैं। वास्तव में आधार तल एक काल्पनिक सतह है जो कि प्रमुख सरिता के निचले भाग की ओर धीरे धीरे झुक जाता है। असल में देखिए ये जो आधार तल है ये कोई सच में आधार तल नहीं होता है, इससे बस एक इमेजिन किया गया है, ठीक है। ये बस एक इमेजिनरी सरफेस है, आप कहिए वो एक इमेजिनरी सरफेस है। ये काल्पनिक सतह क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, जो कि एक जो प्रमुख सरिता होती है, यानी कि नदी, जो एक प्रमुख नदी होती है तो उसके जो निचले भाग की ओर जब वो धीरे धीरे झुकने लगती है, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आधार तल कहते हैं। तो आधार तल क्या है, एक काल्पनिक सतह है, ठीक है। वास्तविक से इसका कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता से आधार तल का कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखिए आधार तल जो होता है एक स्थायी आधार तल होता है, अस्थायी आधार तल होता है, और क्या होता है, स्थानीय आधार तल होता है, ठीक है। तो इतना डिटेल में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना पढ़ना है कि आधार तल किसे कहते हैं। आधार तल कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार की होती है। स्थायी आधार तल होता है, अस्थायी आधार तल होता है और स्थानीय आधार तल होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए टॉपिक तो बहुत लंबा है, चैप्टर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, बट चैप्टर ईजी है, समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आप लोगों को कल नदी का परिवहन कार्य पढ़ाऊंगी, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।